हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल साइंस के सीरीज में आपका भरपूर स्वागत है। और हमारा एक्सक्रीजन सिस्टम अभी चल रहा है और उसमें हमने कुछ कक्षाएं ली है। उसकी हमारी 7 कक्षाएं हो गई और कल मैंने एक एनिमेशन वीडियो बना के अपलोड किया था कि किडनी स्टोन होता कैसे है। आज हम किडनी से या फिर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सारी बीमारियों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां। हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम करता है क्या है, हमारी बॉडी में से ब्लड में से टॉक्सिक को बाहर निकालता है, ठीक है, और ब्लड को फिल्टर करता है। ये काम करता है हमारा एक्सक्रीजन या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम। यदि उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसका काम करना या फिर उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है या फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है या फिर धीमा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित या फिर किडनी से संबंधित बीमारियां, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लेना। उत्सर्जन तंत्र जो है वो शरीर से टॉक्सिक को बाहर निकालता है, टॉक्सिक को बाहर फेंकता है। देन यदि वो कार्य करना बंद कर दे, यदि इसकी एक्टिविटी या तो कम हो जाए या फिर कार्य ही ना करे, सही से कार्य न करें या फिर कार्य करना ही बंद कर दे, कार्य करना ही बंद कर दे, यदि ये सही से कार्य न करेगा और कार्य करना ही बंद कर देगा तो हमारे बॉडी में क्या जमा हो जाएगा, और जो भी टॉक्सिक इसे निकालना चाहिए था हमारी बॉडी से वो फिर हमारी बॉडी में ही जमा हो जाएगा। तो शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, धीमे धीमे जमा होने लगते हैं, ठीक है। यदि वो सही से कार्य न करेगा तो विषैले पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगेंगे, जिससे कई बीमारियां हो सकती है। अब इसकी जो पहली बीमारी है वो क्या होती है, नेफ्राइटिस। अब ये क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा ये हमारी किडनी है, ठीक है। अब इस किडनी से ये रीनल आर्टरी आ रही है बड़ी मात्रा में यूरिया वाला और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। क्यों आ रही है, फिल्ट्रेशन के लिए, कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज लगी है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी। कौन करेगी, सभी को पता है किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये कॉर्टेक्स, ये मेड्यूलरी पिरामिड, अंदर का पूरा मेडुला,
इसमें पिरामिड मिलते हैं, मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड। अब इन पिरामिड में या फिर हमारी पूरी किडनी में क्या मिलते हैं, समझाया था नेफ्रॉन। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं तो कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, बताया था ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है इनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। अब एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख। उन 10 लाख नेफ्रॉन में यदि सूजन आएगी तो ही हम कहेंगे कि किडनी में सूजन आ गई। अब इसका कारण क्या है नेफ्राइटिस का, ये देख लेते हैं। पहले कारण देख लेते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर और क्या होता है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कारण में दिया है कि ये किडनी की सूजन है, ये किडनी की सूजन है, ठीक है। और ये सूजन किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और वायरस, इनके संक्रमण से होती है, ठीक है। या फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, किसी की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि वो हर 8 दिन में बीमार हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है यानी कि उसकी इम्यूनिटी वीकनेस है, तो उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। किन में होगा, नेफ्रॉन में, क्योंकि बीमारी का नाम है नेफ्राइटिस। अब एक किडनी में 10 लाख तो नेफ्रॉन होते हैं, अब 2 में 20 लाख। अगर 20 लाख नेफ्रॉन है, उनमें से यदि 1-2 नेफ्रॉन में दिक्कत आ भी जाए, किडनी को कोई असर नहीं पड़ेगा। 10 नेफ्रॉन में कोई दिक्कत आ जाए तो भी किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 20 लाख है। 20 लाख में से यदि 10 नेफ्रॉन को भी कुछ हो गया या फिर वो खराब हो गए, उनमें सूजन आ गई, तो हमारी किडनी को असर नहीं पड़ेगा। अगर 20 लाख में से 1000 नेफ्रॉन को भी कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर वो पूरी तरीके से डेड हो गए, फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है हमारी किडनी में, फिर भी किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इन 10 लाख नेफ्रॉन भी खराब हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो भी हमारी किडनी में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 10 लाख ऑलरेडी है। वो इसलिए है 10 लाख खराब हो गए यानी कि एक पूरी किडनी खराब हो गई। मनुष्य एक किडनी तो जीवित रह सकता है, उसका फिल्ट्रेशन चलता है। अगर 20 लाख नेफ्रॉन खराब हो गए, तब हम कहेंगे कि किडनी में सूजन आ गई। किडनी में बड़ी मात्रा में क्या भरे हुए होते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सूजन आएगी, सारे के सारे नेफ्रॉन में सूजन आएगी, तभी तो हम बोल पाएंगे कि किडनी में सूजन आ गई, ठीक है। आया समझ में। तो ये किडनी में जो सूजन आती है दोस्तों, ये आती किसकी वजह से है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो हर 8-15 दिन में बीमार होते रहता है, तो उससे भी नेफ्रॉन में इफेक्ट पड़ता है। वो किस लिए, बड़ी मात्रा में पेन किलर लेगा वो। पेन किलर कैसे एब्जॉर्ब होती है, हमने इसी एक्सक्रेटरी सिस्टम में 2nd क्लास में देखा था कि पेन किलर एब्जॉर्ब, सॉरी 3rd क्लास में देखा था कि पेन किलर कैसे एब्जॉर्ब होती है। वो पहले हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद छोटी आंत में जाएगी, छोटी आंत से फिर लीवर ले जाएगा उसे हिपेटिक वेन के द्वारा। गई लीवर में, लीवर उसे या तो बॉयल में फेंकेगा, बॉयल में इसलिए फेंकेगा पहले क्योंकि उसकी जो अच्छी वाली जो ड्रग है उसमें, उसको बॉयल में फेंक देगा, बॉयल के माध्यम से पूरी बॉडी में चली जाएगी, जहां पर जिस बॉडी पार्ट में हमें दर्द हो रहा है। उसके बाद उसका जो टॉक्सिक बचता है, वो टॉक्सिक वापिस से हिपेटिक वेन के द्वारा वेना कावा में भेज देगा। कौन, लीवर। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा यूरिया और ड्रग वाला ब्लड कौन सी वेन में होता है, तो वो रीनल वेन में नहीं होता है, ठीक है, उसमें सबसे कम होता है। रीनल आर्टरी में भी नहीं होता है। उसने वेन की पूछा है एग्जामिनर ने कि सबसे ज्यादा यूरिया वाला और टॉक्सिक
और ड्रग वाला ब्लड किस में होता है, किस वेन में होता है। तब ये तो रीनल आर्टरी आ रही है यूरिया वाला ब्लड लेके। अब ये जो रीनल वेन इधर से जाएगी वापस, इसमें तो CO2 रहेगी, हालांकि यूरिया भी रहेगा पर रेयरली रहेगा, पर बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि यूरिया यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल गया। ये तो CO2 वाला ब्लड लेके हार्ट के पास जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और ये हो गई रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। अब इसमें तो सबसे कम होगा, रेयरली मिलेगा, लेकिन जो हिपेटिक वेन होती है, जो लीवर से जुड़ी हुई होती है, वेना कावा में मिलती है, उसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, यूरिक एसिड, यानी कि यूरिया, यूरिया और ड्रग वाला या फिर टॉक्सिक ब्लड, ठीक है। आया समझ में। तो ज्यादा पेन किलर लेंगे, फिर से सारा का सारा यूरिया वाला ब्लड हमारी किडनी के पास आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ऑक्सीजन तो उसमें कम रहेगी, लेकिन ड्रग और यूरिया बहुत ज्यादा रहेगा, उससे भी हमारी किडनी पर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कारण दिया है कि जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, उनको भी नेफ्राइटिस होता है, यानी कि उनके पूरे के पूरे नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कारण। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, उसके यूरिन में, जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होगा, उसके यूरिन में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का एक्सक्रीजन होगा एंड ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके यूरिन में या तो प्रोटीन का एक्सक्रीजन होगा और ब्लीडिंग, दोनों का, ठीक है। किसकी वजह से, नेफ्राइटिस की वजह से। अब चेहरे पे सूजन, ये तो हो गया। अब उसके फेस, ठीक है, चेहरे, उसके पैर में सूजन, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। क्या क्या सिम्टम होंगे इसके, तो इसके जो यूरिन का जब ये एक्सक्रीजन करेगा ये व्यक्ति, उसके यूरिन में प्रोटीन और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। देन उसके फेस और लेग्स में सूजन आ जाएगी, ठीक है। और उसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। देन थकावट, यानी कि वीकनेस हो गई। नेफ्राइटिस में क्या क्या होता है, एक किडनी की सूजन है, कैसे होती है अभी समझा है। यदि हमारी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, यदि एक आध नेफ्रॉन में कुछ दिक्कत आई भी जाए, हजारों नेफ्रॉन या फिर 1 लाख नेफ्रॉन में, 5 लाख नेफ्रॉन में भी कुछ दिक्कत आ गई, तो भी हमारी किडनी कार्य करती है। अगर किडनी में तो ओवरऑल 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, एक में 10 लाख, दूसरी में भी 10 लाख, दोनों को मिलाकर 20 लाख नेफ्रॉन में, सारे के सारे नेफ्रॉन में यदि सूजन आ जाती है तो हम बोलते हैं किडनी में सूजन। ये आती क्यों है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, एंड ज्यादा जो पेन किलर लेते हैं उनकी वजह से नेफ्राइटिस होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि यूरिन में प्रोटीन एवं ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एक्सक्रीजन दोनों का होगा यूरिन के साथ साथ, जब वो अपना यूरिन एक्सक्रीजन करेगा तब उसके यूरिन में प्रोटीन एवं ब्लीडिंग जाएगी, ठीक है। देन उसके चेहरे और पैरों में सूजन रहेगी, और उसका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा और थकावट रहेगी, क्योंकि ब्लड को फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, सारे नेफ्रॉन में सूजन आ रही है। अब हम देखेंगे अगली बीमारी, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों कहते हैं, आगे देखेंगे।
अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सेकंड। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये क्या होती है? ग्लोमेरुलस में सूजन। ग्लोमेरुलस क्या होता है? जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हमने देखा था तब हमने पढ़ा था, ठीक है, तब देखा था। अब ये हमारा नेफ्रॉन कप शेप। नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। बोमेन इज अ साइंटिस्ट नेम। ये पीसीटी, इसको थोड़ी ओपन कर देती हूँ, ज्यादा नहीं उलझाती हूँ उससे बेचारे को। ये लूप ऑफ हेनले, ये टीसीडी, ये हो गई डीसीडी। अब ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ये कुछ इस प्रकार का नेफ्रॉन होता है हमारा। एक नेफ्रॉन एक किडनी में 10 लाख, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इनके सभी के नाम तो हमें पता ही है। ये बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये हो गई डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ जुड़ी हुई होती है कलेक्टिंग डक्ट हमारी? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस कहाँ जुड़ा हुआ होता है? यूरेटर में। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड यूरेथ्रा। आया समझ में? अब ये वाला जो पार्ट है इतना 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 इतना, ये तो है वोमेन कैप्सूल। इसके अंदर का जो ये अंदर वाली ये वाली जो आकृति होती है हमने देखी थी, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? इसका स्ट्रक्चर एक छलनी नुमा होता है, ठीक है। इसमें छोटे 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 छेद होते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है?
ग्लोमेरुलस की सूजन, इसमें सूजन आती है। वोमेन कैप्सूल में भी नहीं आती है, पीसीटी में नहीं आती है, डीसीटी में नहीं आती है, लोप ऑफ हेनले में नहीं आती है। ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट में आती है सूजन, और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसमें सूजन क्यों आती है? बीमारी का नाम क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसलिए नाम है इसका क्योंकि ये पूरा जो ग्लोमेरुलस है ये पूरे नेफ्रॉन का ही पार्ट है। ग्लोमेरुलस बना कैसे? जब ये वोमेन कैप्सूल था, ये एक पिचका हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि पिचका हुआ गुब्बारा। उस गुब्बारे को थोड़ा सा फुलाया और उसमें पानी भर दिया, मतलब पानी से फुला दिया गुब्बारे को। अब ये कुछ इस प्रकार का पिचका हुआ गुब्बारा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो भी आधा, या फिर पिचका हुआ है पूरा, वैसा ठोस अवस्था में नहीं है, सेमी सॉलिड। अब इसके अंदर पंच मारेगा कोई, तो वो जो गुब्बारा होता है उसकी जो लेयर होती है वो इतनी पतली होती है कि वो एक बार अगर नीचे चली गई तो वापस उसमें प्रेशर नहीं लगेगा और वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। अब वैसी जो संरचना होती है अभी दिखाती हूँ। ये कप शेप या फिर कटोरी के शेप का है, ये किसी बोतल का ढक्कन है। अब मान लो इसे ही हम गुब्बारा मान लेते हैं, ये गुब्बारा है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने पंच मारा, ऐसे करके इसकी आकृति थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, और यहाँ पर किसी ने पंच मार दिया या फिर किसी ने धक्का दे दिया इसको, या फिर ये पिचका हुआ गुब्बारा है और इसके अंदर किसी ने धक्का मार दिया या फिर पंच मार दिया, तो वो अंदर का अंदर ही धसा हुआ हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये तो पूरा वोमेन कैप्सूल है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और इसमें क्या होते हैं? छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं, और मेन रूप से ये ही हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड का छनन करते हैं। यानी कि जो टॉक्सिक रहेगा, टॉक्सिक के साथ साथ ब्लड की सेल्स भी आ जाएंगी, प्लाज्मा भी आ जाएगा, प्लेटलेट्स और आरबीसी डब्ल्यूबीसी जितने भी टिश्यू होते हैं हमारे ब्लड में वो भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छलनी लगी हुई है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है वोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर का जो धसा हुआ पार्ट होता है वो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसमें सूजन क्यों आती है? कहाँ बनाऊं? यहाँ पे छोटी सी, इसको मिटा के अब ये वाली जो है ये हमारी किडनी है, ऐसी ये रीनल आर्टरी आ रही है इधर से, ठीक है। ये ब्लड लेके आई, अब इस किडनी में पूरे 10 लाख नेफ्रॉन है, ऐसे छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक, हमें तो दिखते भी नहीं है। अब ये नेफ्रॉन को सभी को ब्लड सप्लाई करना है, किसको? इस आर्टरी को। कौन सी आर्टरी आ रही है? रीनल आर्टरी। अब ये वाली जो आर्टरी आती है रीनल आर्टरी यही है। अब एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, तो वो 10 लाख आर्टेरियोल में टूटेगी, क्योंकि हर एक को ब्लड सप्लाई करना है। तो एक आर्टेरियोल आई यहाँ पे, इसका डायमीटर बड़ा, बड़ी मात्रा में ब्लड लेके आई। अब इसको जब ये ब्लड सप्लाई करेगी और ये ग्लोमेरुलस में जाएगी, तो यहाँ पे छोटी 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 कैपिलरी में टूट जाएगी। पढ़ा था ना कि आर्टेरियोल में टूटेगी, और जो आर्टेरियोल होती है वो किस में टूटेंगी? कैपिलरी में। अब यहाँ पे ये ब्लड तो लेके ही है, किस मकसद से आई ये ब्लड लेके? इस वोमेन कैप्सूल इस नेफ्रॉन में डालेगी, और इस वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। इसमें अपना ब्लड डालेगी कैपिलरी के रूप में। अब इधर से फोर्स आ रहा है, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? पानी भी होता है, ग्लूकोज भी है, आयरन भी है, प्रोटीन है, फैट है, सभी है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आई मीन ग्लूकोज, और फैट है, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, ब्लड की जितने भी प्रकार होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे आए हैं, बड़ी मात्रा में पानी भी आया। अब इधर से इस ब्लड कैपिलरी में, सॉरी, ये आर्टरीरियोल जो आई है वो बड़ी स्पीड से आ रही है, क्योंकि आर्टरी जो होती है उनमें वॉल्व नहीं होते हैं, तो वेन में वॉल्व होते हैं। वॉल्व इसलिए दिए क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा धीमा हो सके, और हमारी जो आर्टरी होती है
वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में मिलती है। तो इसमें वॉल्व नहीं होते और इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेजी से होता है। अब जितनी तेजी से, इतनी तेज रफ्तार से इसमें ब्लड गिरेगा, ब्लड के साथ साथ उसमें प्रोटीन भी आएगा, प्रोटीन, ग्लूकोज, कुछ आयन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी आएंगे इसमें। अब सारे के सारे बड़ी रफ्तार से यहाँ पर गिरेंगे तो इसके ऊपर दबाव डल रहा है, किसके ऊपर? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल अपना प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर? ग्लोमेरुलस के ऊपर, ताकि ब्लड सारा का सारा इसमें चला जाए। उधर से ब्लड कंटिन्यू आ रहा है और ये भी अपना कंटिन्यू ब्लड दे रही है, लेकिन इस पर प्रेशर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कौन कौन आ जाता है? इसमें ग्लूकोज भी आ जाता है। ग्लूकोज के बाद कुछ हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, पोटेशियम के आयन आ जाते हैं, कैल्शियम के आयन आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी आ जाती है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पर क्या आ जाती है? यूरिया। इसमें यूरिया भी आ गया। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी आ गई इसमें, ब्लड सेल्स और टिश्यू, ये सारी चीजें आ गई, और पानी आ गया बड़ी मात्रा में। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई और पानी भी आ गया। अब यहाँ पर इस वोमेन कैप्सूल पे प्रेशर लग रहा है, कैसे? क्योंकि वो इतनी सारी चीजों को संभाल नहीं पा रहा है। वोमेन कैप्सूल का क्या काम है? सिर्फ यूरिया वाला ब्लड हमें दे दो और पानी दे दो, हम बड़ी मात्रा में बाहर निकाल देंगे। किसको? यूरिया और टॉक्सिक को। ये वाली सारी चीजें ले जाओ, ये वाली मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे पास ऑलरेडी ब्लड आ ही रहा है, मैं इसको ही सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ग्लूकोज, पोटेशियम, कैल्शियम, इन आयन को और ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड सेल को मैं कैसे सहन करूं? तो इधर से भी प्रेशर लगेगा। एक प्रेशर तो इधर से लग रहा, हमने प्रेशर देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट देखी थी पिछली कक्षा में, क्लास 7 में। ठीक है, ये क्लास 8 चल रही है। अब इधर से प्रेशर लग रहा है 60%, इसका मान होता है 60। हमने देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR को। ठीक है, इधर से प्रेशर लग रहा है, सारे के सारे आयन और ब्लड, टॉक्सिक और अच्छी चीजें भी आ गई। इधर से वोमेन कैप्सूल इन सबको सहन नहीं कर पा रहा है, इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वापस सारी अच्छी चीजें कुछ ऊपर भी जा रही है, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज ऊपर चला जाएगा आप थोड़ी मात्रा में, बाकी आधा कैसे फिल्ट्रेशन होता है वो हमने देखा था। ग्लूकोज थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रोटीन के कण फंस जाएंगे, वो किस लिए? क्योंकि प्रोटीन और ग्लूकोज इन दोनों का संबंध ऐसा है जैसे कि पति पत्नी का होता है। पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती और पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता। अब जिधर पति जाएगा उधर ये आ जाएंगे। जैसे ही जल आया, जल के साथ कौन कौन आ गए? ग्लूकोज आ गया। अब प्रोटीन इधर चला गया, यहाँ पे फंस गया, क्योंकि प्रोटीन के जो पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो इस छलनी के अंदर आ नहीं पाए। तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है कि वाटर को भी निकालो इधर, क्योंकि वाटर भी बड़ी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आधा प्रेशर इधर से लग रहा है, कैपिलरी का प्रेशर लग रहा है, किसमें लग रहा है? ग्लोमेरुलस में। और इस वोमेन कैप्सूल का भी प्रेशर लग रहा है, किसमें? ग्लोमेरुलस में। इसमें इधर के नीचे की ओर प्रेशर लग रहा हो ताकि सारा ब्लड ग्लोमेरुलस में चला जाए। कौन प्रेशर लगा रही है? सारी की सारी ब्लड कैपिलरी। इसलिए ताकि हम खाली हो जाए और हमें वेन बना दे, इस वजह से ये अपना काम फ्री कर रही है। लेकिन इधर से भी प्रेशर लग रहा है और दोनों का प्रेशर कहाँ पे जा रहा है? ग्लोमेरुलस में। तो इसे हम बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस में सूजन आ गई। ठीक है, अब ये आती किस वजह? अब इसके लक्षण देख लेते हैं। कारण तो देख लिया कि ग्लोमेरुलस में सूजन, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसे नेफ्राइटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का पार्ट है, इसलिए। और हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल होती है नेफ्रॉन में, उसमें नेफ्रॉन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, जिसमें ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। देन और रीनल ट्यूब्यूल में वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेरेने और कलेक्टिंग डक्ट आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर से भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, और बीच में क्या है? ये ग्लोमेरुलस की छलनी। तो इस छलनी में सूजन आ जाती है, तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
अब हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आया समझ में कि वास्तव में सूजन कैसे आती है? इसीलिए पहले हमने जीएफआर को पढ़ा था, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। इसका कारण क्या था, यहाँ पे लिख लेना। ग्लोमेरुलस में सूजन आना, ठीक है। अब लक्षण देख लेते हैं इसके। इसका मेन कारण तो हो गया ग्लोमेरुलस में सूजन आना। सूजन किस वजह से आती है? किस वजह से आती है सूजन? इसमें ब्लड गाढ़ा होगा, उस ग्लोमेरुलस को ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ब्लड में यदि फैट होगा तो फैट किन में चिपकेगा? पहले तो आर्टरी में चिपकेगा। आर्टरी में चिपकता हुआ किन में जाएगा? ब्लड कैपिलरी नेटवर्क में। अब ब्लड कैपिलरी इतनी छोटी छोटी होती है, आर्टरी इतनी बड़ी होती है, इनका डायमीटर इतना होता है। जब ये आर्टेरियोल में टूटेगी, अब किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तो 10 लाख आर्टेरियोल में टूटेगी। सोच लो कितनी छोटी छोटी उसकी डायमीटर होगा। लेकिन फिर भी जो एफरेंट आर्टेरियोल आती है उसका थोड़ा डायमीटर बड़ा होता है। एफरेंट आर्टेरियोल आती है उसका थोड़ा डायमीटर बड़ा होता है, एफरेंट की तुलना में उसका थोड़ा छोटा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना सारा टॉक्सिक एंड अच्छा वाला ब्लड दे देगी, वोमेन कैप्सूल में डाल देती है, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है जब ब्लड गाढ़ा होता है और जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में टॉक्सिक रहता है। और वो टॉक्सिक किस वजह से होता है? जो धूम्रपान करते हैं उसकी वजह से, जो गुटखा खाते हैं उसकी वजह से, जो ज्यादा चाय पीते हैं जिनके पेट में ज्यादा एसिड बनता है, जो ज्यादा पेन किलर लेते हैं, जो ज्यादा मीठा खाते हैं, जो ज्यादा ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उनका भी ब्लड गाढ़ा होता है, ठीक है। आया समझ में? अब इसके लक्षण देख लेते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? वही इनके यूरिन में क्या जाएगा? प्रोटीन और रक्त। यूरिन में प्रोटीन और रक्त का सिक्रीजन होगा या फिर एक्सक्रीजन होगा, ठीक है। देन दूसरा क्या होगा? इनके जो यूरिन का कलर होगा, यूरिन का जो रंग होगा वो गहरा होगा, यानी कि हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। और इनके जो यूरिन का कलर होगा, इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति होगा उनके यूरिन का कलर होगा वो गहरा होगा, ठीक है। और जब यूरिन की मात्रा भी होगी, यूरिन की मात्रा कम होगी, जैसे कि हमारा नॉर्मली हमारा यूरिन एक दिन में कितना बनता है? 1.5 लीटर। लेकिन उस व्यक्ति को या तो 400 से 500 ग्राम ही यूरिन बन पाएगा एक दिन में, ठीक है। तो यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। जब यूरिन की मात्रा कम होती होगी तो पूरे शरीर में यूरिन जमा होगा, वो कहीं तो निकलेगा, तो वो ब्लड में जमा हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलस की सूजन आएगी तो, अब सूजन आएगी जाहिर सी बात है जब हमारी किसी ब्लड सेल्स या फिर किसी कैपिलरी नेटवर्क या फिर किसी भी पार्ट में, किसी टिश्यू में सूजन आती है तो उनकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हो सकता है कि वो यूरिन का एक्सक्रीजन ना करे और प्रोटीन को बाहर फेंक दे। प्रोटीन की के साथ साथ वो ब्लड सेल्स, ब्लड टिश्यू और प्लाज्मा को बाहर फेंक दे यूरिन के साथ, ठीक है। पानी का भी अवशोषण ना करे किडनी। पानी का अवशोषण भी मेन बात है।
यदि इसमें हमारे ब्लड का एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन बनता है 1.5 लीटर। अब सारा फिल्ट्रेशन करती है हमारी किडनी, किस काम मतलब किस वजह से करती है? जब उसमें पानी आएगा, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो वो फिल्ट्रेशन करेगी कैसे? ठीक है, अगर पानी नहीं रहेगा तो रक्त और प्रोटीन जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि इस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें सूजन आ गई है। किस वजह से? जिनका ब्लड गाढ़ा होता है, और लक्षण मैंने बताए हैं। ठीक है, अब अगली बीमारी देख लेते हैं, किडनी स्टोन, सॉरी किडनी फेलियर। कल हम किडनी स्टोन एंड डायबिटीज इंसिपिडस को विस्तार से देखेंगे। किडनी स्टोन कितने प्रकार का होता है और डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एनिमेशन तो अपलोड किया है किडनी स्टोन का, लेकिन वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। उसे समझाने में कम से कम एक पूरी क्लास लगेगी। ठीक है, तो हम अगली देख लेते हैं, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, अब किडनी फेल का मतलब जाहिर सी बात है किडनी का पूरी तरह काम न करना। किडनी का पूरी तरह बंद हो जाना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ही नहीं। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ही नहीं, किडनी का पूरी तरह से बंद हो जाना। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? किडनी पूरी तरह बंद क्यों होती है? दो कारण से। पहला है एक्वेट। ये एक्वेट क्या होता है? पानी की कमी। एक्वा यानी क्या होता है? वाटर, केमिस्ट्री लैंग्वेज में पानी की कमी। एंड दूसरा क्रोनिक, ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी। ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, दो कारण से हमारी किडनी फेल होती है। पहला है एक्वेट, पानी की कमी, एक्वा यानी जल। दूसरा क्रोनिक, ऑक्सीजन की कमी। इनकी वजह से किडनी फेल हो जाती है और किडनी पूरी तरह कार्य नहीं करती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी नहीं करेगी, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। नेफ्रॉन को 10 लाख नेफ्रॉन है हमारी किडनी में, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, देन दूसरा है जब पानी की कमी हो जाएगी, जब शरीर में पानी ही नहीं रहेगा तो किडनी टॉक्सिक को बाहर कैसे निकालेगी? वो पानी की मदद से ही तो निकालती है। ठीक है, इस वजह से धीरे धीरे जब शरीर में पानी की कमी आने लगती है तो किडनी पूरी तरह कार्य करना बंद कर देती है। अब वो देखती है कि देखो अपने हिसाब से, और ये जेनेटिक भी होता है, रेयरली कंडीशन में ये जेनेटिक होता है कि किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। ठीक है, अब जेनेटिक कुछ डिजीज होती क्या है? जब हम जेनेटिक पढ़ेंगे, जब अनुवांशिकी पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ये जेनेटिक में डिजीज होती कैसे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे आती है। ठीक है, तो अब इसके भी लक्षण देख लेते हैं। लक्षण सेम, इसमें भी यूरिन कम बनेगा जब किडनी कार्य ही ना करेगी। हो सकता है वो यूरिन में ब्लड ही भेज दे, उसके नेफ्रॉन कार्य ना करेंगे बिना ऑक्सीजन और बिना पानी की मदद से, तो वो यूरिन को बाहर कैसे फेंकेगी? हो सकता है वो यूरिन के साथ साथ ब्लड को भी भेज दें, तो यूरिन की मात्रा कम होना।
ये जो सारी डिजीज होती है हमारी किडनी में, या तो पानी की कमी से होती है या फिर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से आलसीपन जीवन व्यतीत करना। अब जब बड़ी मात्रा में टॉक्सिक हमारी बॉडी में रहेगा तो यूरिन कम रहेगा, हमारे शरीर में सूजन आएगी, शरीर में सूजन, ठीक है, यूरिन भी कम रहेगा, शरीर में सूजन आएगी, जाहिर सी बात है। टॉक्सिक रहेगा तो वो जाएगा कहाँ, कहीं से तो बाहर निकलेगा, तो वो सूजन आएगी हमारी बॉडी में। सांस लेने में भी तकलीफ होगी। सांस लेने में तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि सारा का सारा ब्लड टॉक्सिक वाला भी CO2 वाले वेन में जाएगा, फिर हार्ट के पास जाएगा, किसको पंप करके फेफड़ों में भेजो, फेफड़े CO2 को बाहर निकालेंगे, यूरिया और टॉक्सिक को तो बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। और जो हमारी बड़ी आंत होती है वो हमारे भोज्य पदार्थों को बाहर निकालती है, न कि यूरिया और टॉक्सिक को, ठीक है। तो वो कहाँ तो जमा होगा, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, वो ब्लड में जमा होगा तो वो ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करेगा, वो हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करेगा, तो सांस लेने में दिक्कत, परेशानी, सही वर्ड, सांस लेने में परेशानी होगी, ठीक है। उलझन रहेगी और भ्रम रहेगा। भ्रम किस बात का, किसी भी बात का भ्रम रहेगा ऐसे व्यक्ति को। तो ये हो गई किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां। अगली हम कल देखेंगे, एक तो कल हम किडनी स्टोन देखेंगे विस्तार से, और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। हमने जो मधुमेह की बीमारी देखी थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो होती है डायबिटीज मेलिटस। वो क्यों होती है वो भी मैंने कारण बताया था, ठीक है। अब ये डायबिटीज इंसिपिडस होगी, वो क्या होती है, कैसे होती है, हम इसको कल देखेंगे, और कल विस्तार से देखेंगे किडनी स्टोन कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए।